नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एजुकेशन मैट चैनल पे। आज हम लोग साहित्य में चित्रकला के अगले पार्ट पे चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज साहित्य के सबसे महान नाटककार और नाटककार और काव्य रचनाकार कालिदास जी से। कालिदास एक गुप्तकालीन लेखक थे। कालिदास जी ने बहुत ही सुंदर काव्यों और नाटकों की रचना की है, जिसमें इनका तीन मुख्य नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम पहला हो गया। दूसरा हम लोगों का हो जाएगा मालविका मित्रम, और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम। और उसके बाद इनकी कुछ काव्य फेमस काव्य रचनाएं हैं, जिस हो जाएगा आपका मेघदूत और ऋतु संहार के बाद एक आपकी हो जाएगी मेघदूत ऋतु संहार, और कौन मालविका मित्र और मेघदूत ऋतु संहार, इनकी रचनाएं हो गई 4 5। और इनकी एक कौन सी रचना होगी मेघदूत ऋतु संहार, कुमार संभवम। कुमार संभवम एक और है कुमार संभवम। ठीक, अब हम लोग शुरुआत करते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया है इन्होंने। ये इनका प्रसिद्ध नाटक है। क्या है? नाटक है, जिसमें इन्होंने दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा का वर्णन किया, और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, राजा भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये हो गए इनका अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा है मालविका मित्रम। मालविका मित्रम में मालव देश की राजकुमारी हैं मालविका, और विदिशा के राजकुमार हैं अग्निमित्र। इनके प्रेम की चर्चा है, और इसमें इन्होंने दर्शाया है कि कैसे राज दरबारों में प्रेम प्रसंग के साथ साथ राज दरबारों के षड्यंत्रों की इन्होंने इसमें बखूबी व्याख्या की है। अब उसके बाद हम लोगों का आ जाएगा रघुवंशम। रघुवंशम जो है ये राजा राम के पूर्वजों की कहानी है। इस कहानी में इन्होंने बताया है कि राजा दिलीप से लेके दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश तक की कहानी का वर्णन है। और इसमें इन्होंने बताया कि कैसे राम का जो आदर्श है ये इनके पूर्वजों से चला आ रहा और कैसे इसको स्थापित किया गया। तो ये जो है रघु के परिवार की इसमें चर्चा है। अब इनका एक मेघदूत नामक रचना है। मेघदूत जो है इनका क्या है? काव्य है। मेघदूत काव्य में एक यक्ष की कहानी है। यक्ष को अलकापुर से धन के राजा कुबेर बाहर निकाल देते हैं, और वो जाके रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। उसका देश निकाला हो जाता है, और यक्ष कहाँ चला जाता है? रामगिरी पर्वत पे।
रामगिरी पर्वत पर चला जाता है और वहीं पे और निवास करता है। और जब वर्षा ऋतु आती है तो उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है। इस काव्य में इन्होंने मेघदूत में इसकी चर्चा की है। अब इनका एक अगला है ऋतु संहार। ऋतु संहार में कालिदास ने ऋतुओं का वर्णन किया है। ऋतुओं का वर्णन कहाँ से कहाँ तक? ग्रीष्म से लेकर बसंत तक। और इन्होंने ऋतुओं के साथ साथ ऋतु कैसे परिवर्तित होती है और उसके साथ युवक युवतियां प्रेमी प्रेमिका के ऊपर उन ऋतुओं का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका एक बहुत ही मार्मिक वर्णन ऋतु संहार के अंतर्गत किया गया है कि ऋतु का असर उस समय के नवयुवक और प्रेमी प्रेमिकाओं के ऊपर क्या पड़ा। अब कुमार संभवम इनकी एक रचना है जिसमें कार्तिकेय आप जानते हैं भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। हम इसलिए बताएं ये सब चीज कि कालिदास के एक न एक रचना को कला में पूछ लिया जाता है। क्यों पूछ लिया जाता है? क्योंकि जैसे आप ले लीजिए ऋतु संहार में जब ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं तो उस समय इसमें सुंदर सुंदर चित्र भी मिले और उनका वर्णन भी हुआ है कि कैसे ऋतु का प्रभाव पड़ता है, फूल पत्तियों का कैसे रंग बदल जाता है, कैसे नए पत्ते आते हैं, कैसे नए फूल आते हैं और उस समय युवक या युवतियों की क्या दशाएं होती हैं। मनोदशा का भी बहुत सुंदर ही चित्रण हुआ है। इस वजह से चित्रकला में इनकी रचनाओं का विशेष महत्व है और इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कला विलास। कालिदास की इन रचनाओं को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। कला विलास अगली हेडिंग है हम लोगों की। चलिए नहीं, कला विलास। कला विलास कश्मीर के कवि क्षेमेंद्र की रचना है। क्या किसकी रचना है? कश्मीर के एक फेमस कवि थे क्षेमेंद्र। कश्मीर के कवि कौन थे? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? कला विलास। और इस कला विलास में इन्होंने 300 से अधिक कलाओं का वर्णन किया है। 300 से अधिक कलाओं का वर्णन किया है। कश्मीर के कवि क्षेमेंद्र ने अपने कला विलास पुस्तक में 300 से अधिक कलाओं का वर्णन किया है, जिसमें हम लोग देखेंगे 64 जनोपयोगी। इसको याद कर लीजिए, जनोपयोगी 64 जनोपयोगी। 64 हो जाएगी सुनारों की कलाएं, यानी कि जो स्वर्ण आभूषण बनाते हैं। 64 जनोपयोगी, 64 सुनारों। 64 आपकी हो जाएगी वेश्याओं की कलाएं, वेश्याओं की कलाएं। और आपकी हो जाएगी 10 भेषज की कलाएं, 16 कायस्थों की कलाएं, मतलब श्रीवास्तव या लाला की कलाएं, कायस्थों की कलाएं। और 64 जनोपयोगी, 64 सुनार, 64 वेश्याओं की कला, 10 भेषज की कलाएं, 16 कायस्थों की कलाएं और 32 धर्म अर्थ काम मोक्ष की कलाएं। और इसी के साथ हो जाएंगी 100 सार कलाएं। सार कलाएं का मतलब लोहारों की कलाएं, 100 सार कलाएं। ये याद रहे, 64 जनोपयोगी, 64 सोनार, 64 वेश्या, 10 भेषज, 16 कायस्थ, 32 धर्म अर्थ काम मोक्ष, 100 सार कलाएं। इतनी कलाओं का वर्णन यानी कि 300 से अधिक कलाओं का वर्णन कश्मीर के कवि क्षेमेंद्र अपनी कला विलास नामक पुस्तक में करते हैं। और इन्हीं की क्षेमेंद्र की एक और पुस्तक है कला विलास के अलावा
बृहद कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की एक पुस्तक है बृहद कथा मंजरी। इसको यहाँ लिख लीजिए, बृहद कथा मंजरी भी इनकी एक पुस्तक, इससे भी क्वेश्चन बने हैं। कश्मीर के कवि क्षेमेंद्र की ये भी एक पुस्तक है बृहद कथा मंजरी। अगली हम लोग देखेंगे कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, इसके लेखक कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। कौन है? सोमदेव। ये भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है। कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की। अब हम लोग देखेंगे विष्णु धर्मोत्तर, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है 6ठी शताब्दी की रचना है। कब की रचना है? 6ठी शताब्दी की रचना है। और इसके रचनाकार मार्कंडेय मुनि हैं। कौन है? मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि अपने विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे अध्याय में, किस अध्याय में? किस विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे अध्याय, इसको कह लीजिए तीसरे खंड भी कह सकते, तीसरे खंड के खंड इसको कहिए कि तीसरे खंड में, अपने विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में मार्कंडेय मुनि बताते हैं कि तीसरे खंड के अंतर्गत इनका एक अध्याय है, जो अध्याय चलता है 35 से लेके 43 तक। तीसरे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में अध्याय नंबर 35 से लेकर 43 तक एक चित्रसूत नामक एक प्रकरण की चर्चा करते हैं। कौन से प्रकरण की चर्चा करते हैं? चित्रसूत की। प्रकरण है इनका चित्रसूत। कहाँ पे है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में 35 से लेकर 43 अध्याय तक, यानी 43 तक, टोटल 9 अध्याय तक चित्रसूत नामक प्रकरण है। और इस प्रकरण को ही आधार बनाते हैं कौन? नारायण मुनि। नारायण मुनि इसको आधार बना के क्या कर देते हैं? चित्रसूत नामक रचना कर देते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर, इससे क्वेश्चन पूछता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन थे? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक बताएं आपको मार्कंडेय मुनि हैं, तो लिख भी देते हैं मार्कंडेय मुनि। इससे क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? मार्कंडेय मुनि। और चित्रसूत का कहाँ से लिया गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। और अब हम लोग देखेंगे अगला, अब जब चित्रसूत की चर्चा होगी तो हम लोग चित्रसूत की चर्चा देखेंगे। चित्रसूत कहाँ से आई है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो मार्कंडेय मुनि ने लिखा है। इस मार्कंडेय मुनि के ही, जो मार्कंडेय मुनि का तीसरा खंड है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तीसरे खंड के 35 से लेकर 43 यानी 43 अध्याय तक जो प्रकरण है, उसी को आधार बना के नारायण मुनि ने, कौन लिखा? नारायण मुनि। या ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्होंने विष्णु धर्मोत्तर पुराण का 35 से लेकर 43 अध्याय उखाड़ लिया, उखाड़ के अपने नाम से चर्चा की, लिखा। कौन सा? चित्रसूत। तो चित्रसूत के लेखक कौन है? नारायण मुनि। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक है मार्कंडेय मुनि। और एक कहाँ से कहाँ तक है? 35 से लेके 43 तक है। टोटल कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय। 9 अध्याय। इन 9 अध्यायों में विभक्त है। और इसी में वो फेमस लाइन है, कलान प्रवरम चित्रम धर्मार्थकार मोक्षम। धर्मार्थकार मोक्षम मतलब चित्र से ही, यानी कला से ही हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौन कहे हैं? नारायण मुनि। और इसी का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद, चित्रसूत का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद
स्टेला क्रैमरिस करती हैं, स्टेला क्रैमरिस करती हैं। उसके बाद द्वितीय अनुवाद, ये अनुवाद अंग्रेजी में हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग शुरू देखेंगे चित्रसूत। चित्रसूत किसकी रचना है? नारायण मुनि की। नारायण मुनि कहाँ से चित्रसूत का प्रकरण उठाते हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखित है, उसी जो तीसरे खंड में उनका 35 से लेकर 45 अध्याय तक है, उसी से ये प्रकरण उठाते हैं और चित्रसूत नामक रचना कर देते हैं। तो टोटल चित्रसूत कितने अध्यायों में विभक्त है? 9 अध्याय में, 9 अध्याय में विभक्त है। और ये हो जाएगा 9 अध्यायों में विभक्त है। ये अध्याय कहाँ कहाँ से है? 35 से 43 तक। ये हो गया ना इसका कितने भाग तक है। अब इसी में एक फेमस लाइन है, कलान प्रवरम चित्रम धर्मार्थकार मोक्षम। मतलब चित्र से ही हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौन कहते हैं? नारायण मुनि। कहाँ कहते हैं? चित्रसूत में। चित्रसूत के लेखक कौन है? नारायण मुनि। कितने अध्याय में? 9 अध्याय में। कहाँ से? 35 से 43 तक। और इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद हम लोग देख लेते हैं कि चित्रसूत का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया है। सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद करती हैं स्टेला क्रैमरिस। उसके बाद द्वितीय अनुवाद करते हैं, द्वितीय अंग्रेजी अनुवाद ये भी है, द्वितीय अंग्रेजी अनुवाद करते हैं हमारे आनंद कुमार स्वामी जी। आनंद कुमार स्वामी, द्वितीय अनुवाद आनंद कुमार स्वामी जी करते हैं। और इसी चित्रसूत में 5 प्रकार के रंग बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रंग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? वो 5 हो जाएंगे। पहला लाल, दूसरा हो जाएगा पीला, तीसरा हो जाएगा सफेद, चौथा आपका हो जाएगा नीला और 5वां हो जाएगा काला। 5 प्रकार के रंगों की चर्चा की गई है चित्रसूत में। 5 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, 5 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं और 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। 5 प्रकार के पुरुष, 4 प्रकार के चित्र। चित्र 4 प्रकार के कौन है? सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र। ठीक, ये हो गया हम लोगों का चित्रसूत। लेखक नारायण मुनि, 9 अध्यायों में विभक्त, 35 से 43। प्रमुख कथन कलानुपूर्वक चित्रम धर्मार्थ कर्म मोक्षम इसी में है। 5 प्रकार के पुरुष, 5 प्रकार के रंग, 4 प्रकार के चित्र। ये हो जाएगा हम लोगों का, हो गया चित्रसूत। अब हम लोग देखेंगे कामसूत्र। कामसूत्र ये रचना है 600 से 200 ईसा पूर्व की। कामसूत्र के लेखक वात्सायन मुनि हैं, जो बिहार राज्य के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार राज्य के थे। कामसूत्र के लेखक जो थे बिहार के थे। लेखक का नाम है वात्सायन, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है वात्सायन मुनि, और भविष्य में भी पूछेगा। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन मुनि। ठीक, और कामसूत्र में 64 कितनी कलाओं का वर्णन है? इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा है, कितनी कलाओं का वर्णन है? 64 कलाओं का वर्णन है। कलाओं का
वर्णन है। कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है। ठीक, और इन्हीं 64 कलाओं के अंतर्गत हम लोग कामसूत्र के तीसरे अध्याय में जाएंगे। किसमें? तीसरे अध्याय में जब हम लोग जाएंगे जहां पे कलाओं का वर्णन किया गया है। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन किया गया और उस 64 कलाओं में चौथे स्थान पे हम लोगों का आलेख या चित्रकला आता है। तो पहला इसमें तीसरे अध्याय का पहला खंड क्या है? गीतम। और दूसरा हो जाएगा हम लोगों का वाद्यम। तीसरा है हम लोगों का नृत्यम। और चौथा है हम लोगों का आलेख। आलेख मतलब चित्रकला। एक कामसूत्र के तीसरे अध्याय में चौथे नंबर पे कौन आता है? हम लोगों का आलेख या चित्रकला। रचनाकार कौन है? वात्स्यायन मुनि। और यहाँ के रहने वाले थे बिहार के। कितनी कलाओं का वर्णन है? 64 कलाओं का। कितने अध्याय में विभक्त है? इसमें चौथे नंबर पे आपका चित्रकला आता है। ये हो गया कामसूत्र। अब हम लोग कामसूत्र में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अब हम लोग देखेंगे कामसूत्र की पर जो टीका लिखी गई है, उसका नाम है टीका जय मंगला। उसका नाम ही है टीका जय मंगला। टीका जय मंगला। टीका जय मंगला। टीका जय मंगला ये कब की रचना है? 11वीं और 12वीं शताब्दी की है। कब की ये रचना है? अच्छा, समय भी लिख दिया जाए। 11वीं 12वीं शताब्दी की रचना है। 11वीं 12वीं शताब्दी की रचना है। इस रचना के रचनाकार यशोधर पंडित है। यशोधर पंडित राजस्थान के राजा जय सिंह। कौन है? जय सिंह। कहाँ के राजा? जयपुर के। जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम की सभा के ही राजपुरोहित थे। जय सिंह प्रथम के सभा, जय सिंह प्रथम कहाँ के थे? राजा जयपुर के। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। जय सिंह प्रथम के दरबार में ये राजपुरोहित थे। राजपुरोहित। राजपुरोहित कौन है? यशोधर पंडित। क्वेश्चन खड़ा खड़ा पूछता है कि टीका जय मंगला के लेखक कौन है? यशोधर पंडित। यशोधर पंडित जय सिंह के दरबार के क्या थे? राजपुरोहित। इन्होंने कामसूत्र पे टीका करते हुए लिखा टीका जय मंगला। और टीका कहाँ की? टीका वहीं को जो कामसूत्र का तीसरे अध्याय का चौथे नंबर पे आलेख है। आलेख यानी कि चित्रकला। चौथे नंबर पर जो पहले हम चर्चा किए हैं उसी पे टीका इन्होंने लिखा। और उस आलेख और चित्रकला पर जो टीका लिखी उसी का नाम इन्होंने क्या दिया? टीका जय मंगला। और इसमें इन्होंने कला के 6 भेद बताए। कला के मतलब चित्रकला के 6 भेद बताए। वो 6 भेद कौन है? इस दोहे को आप लोग एकदम याद कर लीजिए, उभोर के पी जाइएगा। रूप भेदानि प्रमाण भाव लावण योजनम असादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम रूप भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग रूप भेदन प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। यशोधर पंडित ने कामसूत्र पे टीका करते हुए चित्रकला के 6 भेद बताए। कौन कौन से? रूप भेद, प्रमाणिक भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इसी चित्र षडंकम। मतलब चित्र में रूप भेद होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, भाव होना चाहिए, लावण्य योजना होना चाहिए, सादृश्य होना चाहिए, वर्णिका भंग यानी रंगों में भी
अलग अलग रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ये 6 चीज अगर रहेंगे तभी जाके कोई भी चित्र सुंदर हो सकता है या देखने योग्य हो सकता है। तो अब हम लोग एक एक करके इन 6 चीज को समझेंगे कि रूप भेद क्या है, प्रमाण क्या है, भाव क्या है, लावण्य क्या है, लावण्य क्या है, सादृश्य क्या है, वर्णिका भंग क्या है। एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं रूप भेद से। इस लाइन को एकदम याद कर लीजिएगा। रूप भेद चित्रकला के इसी को कला का षडांग भी बोला जाता है। कला का षडांग कुछ अलग नहीं है, यही है चित्रकला का षडांग। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगम। इसमें हम लोग देखेंगे पहला रूप भेद। रूप भेद का मतलब कि ऐसा हम लोग चित्र बनाए कि जिससे रूपों का अंतर समझ में आए। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर हम लोग 4 रूप बनाए तो हम लोगों को अंतर समझ में आना चाहिए कि इसमें कौन बालक है, कौन बालिका है, कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, कौन राक्षस है, कौन क्या है। यानी रूपों में जो जब भेद हो जाएगा, ये नहीं कि एक ही तरह का चेहरा बना दिया और कह दिया कि कई कई लोग हैं। कई लोग नहीं, वो एक ही है। यानी कि रूपों में अंतर होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि राम है कि कृष्ण है कि शिव है कि कौन है। ये हो जाएगा हम लोगों का रूप भेद। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं आकृतियों की पहचान की जा सके। आकृतियों की पहचान जिससे की जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, रूप भेद। अब रूप भेद प्रमाण दूसरे नंबर पे आ जाएगा। प्रमाण, रूप भेद प्रमाण। प्रमाण का मतलब हो जाएगा हम लोगों के प्रमाण का मतलब अनुपात नाप बनावट से होता है। प्रमाण का मतलब अनुपात बनावट नाप। मतलब कि हाथ कितने अनुपात में बनेगा, चेहरा कितने अनुपात में बनेगा, सिर कितने अनुपात में बनेगा, पैर कितने अनुपात में बनेगा, या किस नाप में बनेगा। जैसे सरल भाषा में बोले तो किस नाप में बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रमाण। अब हम लोगों का आ जाएगा रूप भेद प्रमाण और हम लोगों का सादृश्य। रूप भेद प्रमाण, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य जन्म। तो हम लोग पहले भाव की ही चर्चा करते, लाइन से चलते हैं। भाव, भाव जो है, भाव का मतलब कि किसी भी दर्शक, कोई भी दर्शक अगर किसी चित्र को देख रहा है तो उसके अंदर की, उस चित्र को देख के वो समझ जाए कि वो चित्रकार जो उस चित्र को बनाया कि उसमें उस चित्र के माध्यम से उसे क्या दिखाई दे रहा है। मतलब सामने वाला चित्र अगर हम देखें कि वो गाल पे हाथ रख के अगर कोई स्त्री बैठी है तो हम लोग मान सकते हैं कि वो कुछ सोच रही है। अगर मुंह फुला के बैठी है मतलब वो नाराज है। यानी या तो यानी कहने का मेरा मतलब है कि चित्र को देखने के बाद उसके अंदर की भावनाएं, चित्र को देखने के बाद उसके मन में क्या चल रहा है, दर्शक को पता चल जाए तो भाव सही है। दर्शक को पता चल जाए तो भाव चल जाए तो भाव सही है। मतलब कि वो हंस रही है, रो रही है, गा रही है, क्या कर रही है, भाव से ही हम लोगों को पता चलेगा। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सादृश्य। तीसरा के बाद चौथा लिख लेते हैं सादृश्य। सादृश्य मतलब चित्रों में समानता होनी चाहिए। चित्रों में समानता कहने का मतलब ये है कि चित्रों में समानता होना चाहिए। हमको समझ में आना चाहिए कि अगर हम कहीं कृष्ण का चित्र देखें फिर कहीं दूसरे जगह चित्र देखें तो हमें समझ में आना चाहिए, मुझे तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करे कि ये भी कृष्ण का ही चित्र है। यानी कि चित्रों में समानता होनी चाहिए कि अगर कृष्ण यहाँ सांवले बने हुए हैं, इनके जूड़े बंधे हुए हैं या माखन चूरा लिए हुए हैं, अब पता चले कोई और बना दिया कि हाथ में तलवार लिए हुए और कह रहे हैं कि कृष्ण का चित्र है,
नहीं, तब वो गलत हो जाएगा, तो हम मान नहीं सकते। यानी कि चित्रों में समानता होनी चाहिए, देखने के बाद लगे कि उसी या अमुक व्यक्ति का ही ये चित्र है, यानी चित्रों में समानता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सादृश्य। रूपभेद प्रमाण भावना। सादृश्य के बाद हम लोग आ जाएंगे 5वें नंबर पे आ जाएंगे वाणिका भंग। वाणिका भंग का मतलब हो जाएगा विभिन्न रंगों का प्रयोग। वाणिका का मतलब, भंग का मतलब विभिन्न रंगों का प्रयोग। किसी भी चित्र में एक ही रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर एक ही रंगों का प्रयोग करेंगे तो चित्र नीरस हो जाएगा। यानी कि चित्रों में अनेक रंगों का, जरूरत के हिसाब से कहाँ पे कौन सा रंग लगाया जाएगा, उस रंगों का प्रयोग, यानी नाना प्रकार के रंगों का प्रयोग अगर उस चित्र को सुंदर बनाने में किया जा रहा है, तब वो चित्र सुंदर होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाणिका भंग। अब हम लोगों का आ जाएगा लावण्य योजना। लावण्य योजना मतलब, लावण्य योजना मतलब अब इसको सजाने में किस चीज का प्रयोग किया जाए। अगर आसान भाषा में समझे, अगर किसी स्त्री का चित्र सादा बना दिया गया, नीरस लगेगा। अब उसको सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाए। अब उसी चित्र में उसको अब आभूषण पहना सकते हैं। आभूषण पहना दीजिए, आभूषण पहना दीजिए। उसके चेहरे को और गुलाबी कर दीजिए, आभूषण पहना दीजिए। सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दीजिए। यानी कि कोई भी सादे चित्र में सुंदर सुंदर चीजों का, सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण या और भी चीजें जिससे वो चित्र और सुंदर लगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लावण्य योजना में। यानी किसी भी चित्र को सुंदर दिखाने के बाद, सुंदर दिखाने के लिए बाहरी चीजों का उस चित्रों में समावेश करना है, लावण्य योजना के अंतर्गत आता है। ये 6 चीजें हो गई हम लोगों की किसके, पंडित यशोधर की टीका जयमंगला के, जो इन्होंने 6 भाग दिए थे। रूपभेद प्रमाण, लावण्य योजना, सादृश्य, वाणिका भंग, इति चित्र, षडंगकम। अब ये 6 चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो हम लोग यशोधर पंडित के षडंग के विषय में चर्चा कर लिए, और उस 6 षडंगों के बारे में भी हम आपको बता दिए। अब उसमें एक है जो प्रमाण के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। प्रमाण का मतलब होता है कि नाप, बनावट, कद काठी, जिससे हम लोगों को पता चले कि सबकी कद काठी अलग अलग होती है। जैसे राम की कद काठी अलग, कृष्ण की अलग, जानवरों की अलग, पुरुषों की अलग, स्त्रियों की अलग। तो यानी कि कद काठी या नाप बनावट से मतलब हम लोगों का प्रमाण है। और प्रमाण के ही आधार पर चित्रकारों ने क्या किया, चित्रकारों ने प्रमाण के आधार पे 5 प्रकार के, चित्रकारों ने 5 प्रकार के रूपों की चर्चा की। 5 प्रकार के रूपों की चर्चा की। 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया है या चर्चा किया है प्रमाण के आधार पे। अब ये 5 प्रकार कौन है, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला मानव। पहला हम लोगों का हो जाएगा मानव। मानव जो है 10 ताल में बनाया जाता है। कितने ताल में बनाया जाता है, 10 ताल में। इसके अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं पांडव, राम, कृष्ण, शिव आदि को। इसको रख सकते हैं पांडव, राम, कृष्ण, शिव इत्यादि को हम लोग रख सकते हैं प्रमाण के आधार पर। मानव जो बनता है 10 ताल में। अभी ताल क्या है, ताल के बारे में अभी आपको बताते हैं। मानव हो गया। अब दूसरे नंबर पे 5 प्रकार के रूप में दूसरा हो जाएगा भयानक। भयानक लोग कितने ताल में बनेंगे, भयानक को बढ़ा दीजिए 12 ताल। 12 ताल में ही बनते हैं भयानक लोग। भयानक लोग के उदाहरण में आप लोग जैसे लिख सकते हैं भैरव, 12 मतलब विष्णु का अवतार 12।
ये हो जाएगा हम लोगों का भयानक के अंतर्गत। तीसरा नंबर हो जाएगा हम लोगों का, 2 नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया हम लोगों का राक्षस। राक्षस राक्षस जो है 16 ताल में बनता है। कितने ताल में राक्षस बनता है? 16 ताल में। 16 ताल में। 16 ताल में। अब राक्षस की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? जैसे कंस हो जाएगा, रावण हो जाएगा। ऐसे लोग ऐसे चित्र के कंस या रावण और अन्य राक्षसों के चित्र कितने ताल में बनेंगे? 16 ताल में। अब हम लोगों का चौथे नंबर पे आ जाएगा कुमार। कौन हो जाएंगे? कुमार। कुमार जो है, कुमार बनेगा 8 ताल में। कुमार कितने ताल में बनेगा? 8 ताल में। 8 ताल में। 8 कुमार का मतलब किशोर, किशोर बालक। मतलब 16 साल और 16 साल या 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे बनाए जाते हैं वो 8 साल में बनाए जाते हैं। 5वां नंबर हम लोगों का हो जाएगा 5 प्रकार के रूपों में बालक या बामन, यानी बगुना भी इसी श्रेणी में आता है। ये हो जाएंगे 5 ताल में। इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? बाल गोपाल आ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे बाल गोपाल आ जाएंगे इस श्रेणी में, ये शामिल हो जाएंगे। तो 5 प्रकार के रूपों की चर्चा प्रमाण के आधार पर कितने हो गए हम लोगों का? मानव, भयानक, राक्षस, कुमार, बालक। मानव 10 ताल, भयानक 12 ताल, राक्षस 16 ताल, कुमार 8 ताल, बालक 5 ताल। अब हम लोग देखते हैं कि ये ताल क्या है। ताल एक नाप है। क्या है? कि नाप है, चित्र बनाने की एक नाप है। और एक ताल बराबर 12 अंगुर होता है। ध्यान दीजिएगा, ताल एक नाप है। ताल जो है एक नाप है और एक ताल बराबर 12 अंगुर। ठीक, एक ताल बराबर 12 अंगुर। ठीक, अब ताल एक नाप है और उसको हम लोग सिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताल एक नाप है, इसी को हम लोग दूसरे भाषा में इसको सिर बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं। और सिर को कितने भागों में बांटा जाता है? सिर को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में हम लोग सिर को बांट लेते हैं। मतलब ताल एक सिर होता है या एक नाप होती है और उसको एक ताल को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। एक ताल बराबर 12 अंगुर। जैसे उदाहरण में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एक चेहरा हो गया। अब इस सिर को 4 भागों में बनाया जाएगा। जैसे इधर खोपड़ी हो जाएगी, अब हिस्से में आंख हो जाएगी, इस हिस्से में नाक और मुंह हो जाएगा और इसके नीचे वाला 1 2 3 4 और इसके नीचे वाला ठुड्डी उड्डी बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका एक ताल हो जाएगा। अब उसी एक ताल मतलब 12 अंगुर, यानी कि चेहरा कितने का रहेगा? 12 अंगुर। तो अब इसको आप काउंट करेंगे, अगर मानव से जो 10 ताल का है तो 12 धाम 120, यानी 120 अंगुर का जो चित्र बनेगा वो शुद्ध रूप से मानव का चित्र माना जाएगा। तो ये हो गई हम लोगों के ताल के बारे में चर्चा। हम लोग खत्म कर दिए आपका टीका, जय मंगला और प्रमाण। टीका जय मंगला के जो 6 भेद हैं उसको हम लोग चर्चा कर दिए। अब इसी को हम लोग षडांग बोलते हैं। और षडांग को, भारतीय षडांग जो यशोधर पंडित का है, इसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी इसके बारे में लिखा। और नींद्र, इसको नोट में लिख लीजिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय षडांग को भारत शिल्प षडांग के नाम से लिखा। किस नाम से लिखा? भारतीय षडांग जो चित्रकला षडांग यशोधर पंडित का, और भारतीय शिल्प षडांग किसकी पुस्तक है? ये अवनींद्रनाथ टैगोर की भारतीय शिल्प षडांग। भारतीय शिल्प षडांग, इसका अंग्रेजी वर्जन है 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग। 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग। 6 लिम्बस
ऑफ पेंटिंग, ये इनकी रचना है। इनकी पुस्तक कौन है? भारत शिल्प षडांग। भारतीय चित्रकला का षडांग किसका है? यशोधर पंडित का है। रविंद्रनाथ टैगोर का किस नाम से? भारत शिल्प षडांग है। इसका अंग्रेजी वर्जन है सिक्स सिलेबस ऑफ पेंटिंग। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया, साहित्य में चित्रकला। अब हम लोगों का अगला चैप्टर चलेगा सिंधु कालीन सभ्यताएं और उससे संबंधित अन्य देशों की कलाएं।